देखिए मैं दोबारा करता हूँ रीसेट। व्हाट वी आर डूइंग, ये तो क्लियर है ना कि इस पर्टिकुलर केस में वी शुड गो फॉर द कैटेगरी वाइज मीन, बट इट्स ए लेंथी प्रोसेस एंड इट्स ओनली ए डेमो एक्सरसाइज। तो यहाँ पर मैं सीरीज मीन से रिप्लेस कर रहा हूँ। एक्चुअली कैटेगरी मीन से किया जाना चाहिए, लेंथी प्रोसेस है। सो व्हाट हाउ टू डू दैट, गो टू द ट्रांसफॉर्म, रिप्लेस मिसिंग वैल्यू एंड एक्सेप्ट सेल फ्यूल कैपेसिटी एंड व्हीकल टाइप। आप में से कई को दिक्कत है कि सिलेक्ट कैसे करना है। सिलेक्ट कई तरह से कर सकते हैं। कंट्रोल दबा के विंडो के अंदर आप एक एक सेलेक्ट करेंगे, दैट इज कॉल्ड मल्टीपल सेलेक्ट। शिफ्ट दबा के करेंगे, रेंज सेलेक्ट कर सकते हैं, और नहीं तो थोड़ा लंबा हो जाएगा, एक एक को जाने दो ना, एक 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 ऐसे भेज दीजिए, डोंट वरी अबाउट दैट। तो शिफ्ट करने के बाद देखिए मैम, शिफ्ट का पहला दबाया, यहाँ देख लीजिए एक बार, शिफ्ट में पहला दबाया और आखिरी दबाया, शिफ्ट दबा के तो एक रेंज सिलेक्ट हो जाती है, और कंट्रोल दबा के फ्यूल कैपेसिटी पे क्लिक कर दें, फ्यूल कैपेसिटी डीसिलेक्ट हो। सर उसको सिलेक्ट कर भी देते हैं। कुछ भी नहीं, एक नया क्रिएट हो जाएगा ना, कुछ भी नहीं होगा, एक नया क्रिएट, नाम तो नया आएगा देखो, राइट। एंड क्लिक ऑन द ओके। द मोमेंट यू क्लिक ऑन द ओके, ये अपनी कहानी सुनेगा कि इतने मुझे मिले थे, पहला ये था, लास्ट मुझे यहाँ मिला था। ऐसा हो सकता है कि लास्ट आपका जो मिसिंग है 10 पे ही हो। इसने कहा मैंने 1 से लेके और 151 तक सबको सर्च कर दिया, इतने केसेस मिले, इतने इतने मिसिंग थे, फिर मैंने ये वाला फार्मूला लगाया, ये पूरी कहानी सुनाता है। यू नो द स्मॉल किड्स, आप बोलो जब बेटे एक ब्रेड लेके आ, तो पूरा बताएगा मैं गली में निकला, मुझे वो भी मिला था, फिर वो हुआ था। एसपीएसएस भी पूरी कहानी सुनाता है। नाउ लुक एट द, कम टू द डाटा व्यू, और डाटा व्यू में एक्सट्रीम राइट हैंड साइड पे आइए, कुछ नए कॉलम बन गए। अगर आपने रिप्लेस बाय सीरीज मीन किया, प्लीज चेक इट आउट। आर यू एबल टू सी न्यू वेरिएबल्स ऑन द राइट हैंड साइड? कैटेगरी वाइज नहीं कर रहे ना। नहीं, कैटेगरी वाइज नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, डेमो के लिए, ठीक है। अब आपका होमवर्क, अब आपको करना है रिग्रेशन लगाना है, ताकि हम आगे ऑलमोस्ट शुरू कर सके। अभी आपने रिग्रेशन लगाना है, और रिग्रेशन में आपको एक टेबल कंप्लीट करनी है। सो आप अपने फोल्डर में आइए, और फोल्डर के अंदर एक है शायद डाटा फाइल में रिग्रेशन रिजल्ट्स, हाँ जी, ये वर्ड फाइल डाटा फाइल। इन द डाटा फाइल देयर इज ए एमएस वर्ड फाइल रिग्रेशन रिजल्ट्स, ये खोलिए। मिल गया है सबको? फाइल खोल ली है? Are you able to see this file? आपको क्या करना है? आपको क्या करना है? नंबर 1, we have to work on this file, जो हम अभी कार सेल्स एंड प्रिपेयर कर रहे हैं। आपको रिग्रेशन रन करना है 4 बार। What is the dependent variable? Dependent variable is sales. Sales independent is price. एक मैं करके दिखा देता हूँ, बाकी 3 आप करेंगे, ठीक है। इसमें मीन ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, मीन ऑफ इंडिपेंडेंट, और रिलेशनशिप बिटवीन द टू, आर स्क्वायर, इंटरसेप्ट, अनस्टैंडर्डाइज्ड बीटा, स्टैंडर्डाइज्ड बीटा, ये सब आपको पता ही है। इसके अलावा एक दो चीजें और लिख लीजिए, मीन ऑफ रेजिडुअल एंड वेरिएंस ऑफ रेजिडुअल, ये 2 नए आप बना लीजिए। व्हेन यू प्रेस टैब, आखिरी लाइन में आके टैब प्रेस कीजिए। टैब प्रेस करने से आपकी नई लाइन बन जाएगी, या आप राइट क्लिक करके इंसर्ट ड्रॉ भी कर सकते हैं। 2 बना लीजिए, मीन ऑफ रेजिडुअल, वेरिएंस ऑफ रेजिडुअल। मीन ऑफ रेजिडुअल, वेरिएंस ऑफ रेजिडुअल। एक केस मैं आपको करके दिखाता हूँ, इसको बना के बाकी आप खुद करेंगे। ओके, सो एनालाइज रिग्रेशन, लीनियर रिग्रेशन। I remind you once again, it's a advanced workshop. I suppose you know about the regression factor analysis, ये सब आप कर चुके हैं, ये मैं मान के चलता हूँ। वहाँ पे क्या टाइप करना था? मीन ऑफ द रेजिडुअल, वेरिएंस ऑफ द रेजिडुअल। Any problem to anybody? All are with me? Okay. Come to एनालाइज रिग्रेशन, लीनियर रिग्रेशन, एसपीएसएस के अंदर।
Come to SPSS, analyze regression, linear regression. Number 1, take care. Now we won't use the initial variables which have the missing values. Sales 1, price 1, bill score 1, उनको use करना है हमने सब जगह. So dependent variable here it says sales 1 and price 1. हमें सेल्स 1 प्राइस अंडरस्कोर 1 इनको यूज करना है SPSS फाइल में जिनमें मिसिंग नहीं है. इनिशियल जो है वो मिसिंग के हैं. तो यहाँ पर जब आप रिग्रेशन रन करेंगे तो लुक फॉर वेयर द सेल्स मीन. S मींस सेल्स. प्लीज लुक, आर यू एबल टू सी दिस? S मींस सेल्स. इसके अंदर एक फीचर देखिए आप, जो आपका यहाँ पर जब आप कोई भी SPSS की विंडो खोलते हैं, यू लुक दिस थिंग्स. किसी पे भी राइट क्लिक करें, किसी भी वेरिएबल पे राइट क्लिक करें और देयर इज ए ऑप्शन डिस्प्ले वेरिएबल नेम और लेबल. डिस्प्ले वेरिएबल नेम और लेबल. नेम पे क्लिक करें, ये छोटे नाम आ गए जो यहाँ कॉलम के ऊपर लिखे हैं. कॉलम के हेडिंग पे प्राइस 1, लेंथ 1, दिस 1, ये तो आ गए. और अगर आप पूरी स्टेटमेंट देखना चाहें जो कि बाय डिफॉल्ट होता है, this option is available only in window SPSS 17 18 वर्जन onwards. 16 में या प्रीवियस में करेंगे वहाँ ये ऑप्शन नहीं था. तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट ये ऐसा आता है, लेबल होता है, लंबे लंबे नाम होते हैं. तो आप इस पे वेरिएबल नेम कर दें. तो हमें सेल्स 1 को तो लेना है डिपेंडेंट वेरिएबल, प्राइस 1 को लेना है इंडिपेंडेंट वेरिएबल. दैट ओके? ओके, नाउ गो टू द स्टैटिस्टिक्स. मॉडल फिट क्या बताता है हमें? अनोवा के बारे में हमें बताता है. अनोवा निकल कर आएगी रिग्रेशन के अंदर. इफ यू क्लिक ऑन द स्टैटिस्टिक्स, मॉडल फिट वो आएगा. एस्टिमेट क्या आता है? एस्टिमेट हमें बताता है स्टैंडर्डाइज बीटा, अनस्टैंडर्डाइज बीटा, टी टेस्ट, वो सारा यहाँ निकल कर आता है. फाइन. क्लिक ऑन द डिस्क्रिप्टिव. wherever in SPSS the word descriptive comes, it means mean, standard deviation, minimum, maximum, this sort of stuff. Wherever the word descriptive comes, it means mean, standard deviation, minimum, maximum, that sort of stuff. क्योंकि हमें जो हमने बनाया है MS Word की फाइल में, वहाँ पर एक लिखा है मीन ऑफ डिपेंडेंट, मीन ऑफ इंडिपेंडेंट, ये भी चाहिए. रेजिडुअल तो कहीं है नहीं यहाँ पे. यू कैन क्लिक ऑन कंटिन्यू. गो टू द सेव ऑप्शन, सेव मेनू. सेव के ऊपर रेजिडुअल में फर्स्ट है अनस्टैंडर्डाइज. द फर्स्ट इज अनस्टैंडर्डाइज. सेव के अंदर ऑन द राइट हैंड साइड रेजिडुअल, द फर्स्ट वन इज अनस्टैंडर्डाइज. क्लिक ऑन इट. इससे क्या होगा? ये क्या बोल रहा है? मेनू क्या है? सेव. डाटा फाइल के अंदर एक नया कॉलम बनाओ. क्या होगा उस कॉलम में? रेजिडुअल होगा. कैसा होगा वो? अनस्टैंडर्डाइज होगा. क्या होता है अनस्टैंडर्डाइज रेजिडुअल? एनीबॉडी? व्हाट इज मेंट बाय रेजिडुअल? एरर. किस तरह का एरर है ये? y(x). There is a x series, there is a y series. The equation you write, you remember there are regressions of two types. One is called as the stochastic. सुना है कभी ये वर्ड? Stochastic. क्या होता है stochastic? Second is complete determined होता है. देखिए, if you will say y is equal to a plus bx, ये कंप्लीट मॉडल है, डिटरमिनिस्टिक मॉडल है. ये डिटरमाइंड की जगह डिटरमिनिस्टिक कर. डिटरमिनिस्टिक. लेकिन होता क्या है? व्हेन यू हैव x, व्हेन यू हैव y, कंप्यूट yc. yc कंप्यूट कर दिया आपने. नाउ यू टेल मी वेदर दिस y एंड yc आर आइडेंटिकल. अगर किसी ने रिग्रेशन में कभी काम किया हो, आर दे सेम, एग्जैक्टली सेम? नो, बट summation of y is always equal to summation of yc. Summation of y is always equal to summation of yc, and if you calculate summation y minus yc, that will be 0. लेकिन इसका अगर आप स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, that will be minimum for the OLS method, ordinary least square method. That's why another name for this method is method of least square. बुक्स में लिखा होता है मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर. लिस्ट सबसे कम, समझ आया? स्क्वायर किस चीज का स्क्वायर?
एक्चुअल और प्रिडिक्टेड के डिफरेंस को, तो इनके डिफरेंस को बोलेंगे क्या? इनके डिफरेंस को बोलेंगे रेजिडुअल और एरर। किस चीज की एरर? प्रिडिक्शन की एरर। आपने कहा इतना होगा, उतना तो हुआ नहीं। इसको ऐसे समझें कि एग्जांपल से मैं आपका कंसल्टेंट हूँ और आप बिजनेसमैन हैं, ऐसे चल रहा है बिजनेस और मैंने ये कहा, मैंने कहा आप इतना प्रोड्यूस कर लो, ये तो बढ़िया था। अगली बार आपने कहा बताओ जी कितना प्रोड्यूस करूं, मैंने कहा यार इतना कर लो, दिस इज क्वांटिटी एंड दिस इज टाइम। मैंने कहा इतना बना लो, एक्चुअल ये है, एक्चुअल ज्यादा आया। व्हाट इज दिस कॉल्ड इन मैनेजमेंट लैंग्वेज? ऑर्डर ज्यादा है, मेरे पास कैपेसिटी नहीं है बनाने के लिए, तो कौन सी कॉस्ट हुई? शॉर्टेज कॉस्ट। शॉर्टेज कॉस्ट होगी द प्रॉफिट विच आई कुड हैव टेकन, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। दिस इज समथिंग जो मैंने कहा बना लो, आपने 30 बना लिए, ऑर्डर है 40 का। अगर आपके पास 40 होते हैं, वो प्रॉफिट 10 का आपकी जेब में आता है ना। द प्रॉफिट यू हैव लॉस्ट बिकॉज यू डोंट हैव एनी ऑर्डर, यू हैव नॉट हैव एनी आइटम्स विद यू। सो इसको क्या बोलेंगे? दिस इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये शॉर्टेज कॉस्ट है, शॉर्टेज कॉस्ट होगी, आपका मूड ऑफ होगा। अगली बार मैंने कहा यार अब आप एक काम करो 50 बना लो, आपने 50 बनाए, ऑर्डर एक्चुअल आए 40, तो क्या हुआ? 50 आप बना के बैठे हो, ऑर्डर है 40, बाकी 10 का क्या हुआ? आपके फिर कॉस्ट लगी, होल्डिंग कॉस्ट लगी, इन्वेंटरी नहीं पड़ी थी क्या? होल्डिंग कॉस्ट लगी, राइट? फिर शॉर्टेज कॉस्ट लगी, फिर होल्डिंग कॉस्ट लगी। 6 महीने या 1 साल बाद आपने कहा ये किस तरह के कंसल्टेंट हो, बिल्कुल बेकार कंसल्टेंट, एक भी सही नहीं जा रही, या तो शॉर्टेज है या तो वो है। मैं कहूँगा 1 मिनट रुको, यहाँ आ जाओ। 1 साल के बाद समेशन y इक्वल टू समेशन yc। देखो ये जो आपकी शॉर्टेज पे होल्डिंग कॉस्ट थी, अगले टाइम शॉर्टेज आनी थी, आपने पिछला माल नहीं निकाल दिया था भाई, फर्स्ट मंथ आपकी शॉर्टेज आई, अगली बार आपने ज्यादा बना लिया, होल्डिंग कॉस्ट लगी, लेकिन अगली बार जो आपका कम हुआ आपने पिछला माल निकाल दिया। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम दिस इज ऑलवेज इक्वल y इक्वल टू yc। लेकिन जो मेरे कहने में और एक्चुअल में जो गैप आ गया, व्हाट इज दैट गैप कॉल्ड? दैट इज कॉल्ड रेजिडुअल। स्टोकास्टिक मॉडल रेजिडुअल को इनकॉर्पोरेट करता है, डिटरमिनिस्टिक मॉडल बोलता है कोई नहीं है। तो सर जो आप बोल रहे थे अनएक्सप्लेन्ड, अनएक्सप्लेन्ड इज ए कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट इज द अनएक्सप्लेन्ड, क्योंकि जितना जोड़ते जाएंगे ये खत्म हो जाएगा। बट दिस एरर विल नेवर बी ओवर, ये हमेशा रहेगा। तो अगर हम बोलेंगे नहीं मुझे तो पक्का पता है एग्जैक्टली ये है ही नहीं, एरर मैं जो बोलूंगा वही हो जाएगा, दैट इज डिटरमिनिस्टिक मॉडल। अदरवाइज भी से स्टोकास्टिक मॉडल, एरर टर्म को हम मान के चलते हैं। तो एरर टर्म मैं निकालूं कैसे? बड़ा सिंपल सा है। रिग्रेशन आपको क्या देता है? अल्टीमेटली रिग्रेशन आपको एक इक्वेशन देता है ना, ये प्लस bx। ये कहाँ से आती है? इफ यू हैव अप्लाइड रिग्रेशन, जो लास्ट टेबल आती है वहाँ लिखा होता है कांस्टेंट एंड आपका कोफिशिएंट। जैसे आपका लिखा आया yc इज इक्वल टू 112 प्लस 6.5 इंटू x, राइट? आप खुद बना लो, जब आपकी x की वैल्यू ये है तो ये कितनी हो जाएगी? एक्सेल में बना सकते हैं हम, एक्सेल में बना के ये कर दें और चेक कर दें टोटल हमेशा इवन अप टू द 3rd 4th डेसिमल प्लेस सेम आएगा और ये कभी सेम नहीं आएंगे। इनका जो गैप है दैट इज कॉल्ड रेजिडुअल, जो हम यहाँ निकाल रहे हैं। सो व्हेन वी क्लिक ऑन द सेम, सॉरी नहीं ये तो स्टैंडर्ड एरर कहाँ से आ गया? स्टैंडर्ड एरर फॉर्मूला क्या है सर? सिग्मा y माइनस y सीटा स्क्वायर अपॉन n का। हां ये तो ऐसे नहीं भाई, गलत बात। हमें CFA करना है, SEM रिग्रेशन नहीं करना हमें। ये आपको आता है रिग्रेशन, मैं मान के चल रहा हूँ, ठीक है? ये गलत बात है। अब आप ये कहोगे सर हमें तो एक्चुअली ये भी नहीं आता, क्योंकि ये क्यों नहीं हो रहा मेरा इसकी कंटिन्यू। सो मीन ऑफ डिपेंडेंट 49.83, यही है डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव मींस मीन। सबसे पहली जो टेबल आई है दैट सेज मीन ऑफ द सेल्स, और एमएस वर्ड की फाइल में ये सेल्स का इंडिपेंडेंट का मीन ऑफ द डिपेंडेंट, डिपेंडेंट इज सेल्स 49.83, इंडिपेंडेंट है 25.85, राइट इट 25.85। आर कहां पर है? ये दे रखा कोरिलेशन, आर दोनों के बीच का निकाला है सेल्स एंड प्राइस का -0.39, -0.394। सही कर रहा हूँ क्या? समझ आ रहा है? नहीं भी समझ आ रहा हो तो भी बनाओ, ये टेबल आपको बनानी है।
समझना कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं। ओके, नेक्स्ट टेबल में मॉडल समरी में आर स्क्वायर लिखा हुआ है 0.153, 0.153। ठीक, नेक्स्ट अनोवा टेबल कोई काम की नहीं, छोड़ दीजिए। नेक्स्ट टेबल यहाँ पर लिखा हुआ है कांस्टेंट 95.56, 95.56 कांस्टेंट, इंटरसेप्ट 95.563। अनस्टैंडर्डाइज्ड बीटा -1.769, इसको हम स्टैंडर्डाइज बोलते हैं, बीटा बोलते हैं, -1.769। स्टैंडर्डाइज्ड बीटा ये लिखा हुआ है -0.39, स्टैंडर्डाइज्ड कोएफिशिएंट बीटा -0391। ठीक है जी। मीन ऑफ रेजिडुअल, ये नीचे आ गया रेजिडुअल में, अनस्टैंडर्डाइज्ड के दिख रहा है आपको रेजिडुअल, मीन है 0 इसका। रेजिडुअल का मीन हमेशा 0 होता है, रेजिडुअल का मीन हमेशा ही 0 होता है। उसका वेरिएंस नहीं है, यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन है 48.75, इसका स्क्वायर निकाल लो। 48 का स्क्वायर होता है 47 का डबल 4, 48 का कितना होता है 2304 रफली, ऐसा कुछ होता है, इतना ही होता है 2304। ये एक टेबल मैंने बना दी है। अब आपको क्या करना है, आप देखिए आपके पास है या नहीं है टेबल, क्या आप वो चीजें पढ़ पा रहे हैं, रिग्रेशन का आउटपुट पढ़ पा रहे हो आप, कैसे कैसे है तुम्हारा, देखो रिग्रेशन का आउटपुट। सर ये लास्ट बता दो वेरिएंस। एक बार हम शुरू से देखते हैं, शुरू से पहले से, ये तो लोग इसमें लिख रखा है। अच्छा, सबसे पहले है डिस्क्रिप्टिव टेबल। डिस्क्रिप्टिव टेबल आई विल फेच द मीन स्कोर ओनली। डिपेंडेंट का मीन स्कोर कितना, अगर आपने स्टैटिस्टिक्स में जाके डिस्क्रिप्टिव पे टिक किया है तो आपको ये टेबल दिखेगी, ठीक नहीं है? डिफरेंट आ रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है? आपने वो रिप्लेस बाय सीरीज भी नहीं किया, ये तो मैंने रिप्लेस किया था क्योंकि सेम कोड फर्स्ट के लिए सेल्स के लिए मैंने 64 रिप्लेस किया था उसको। ओके, कोई बात नहीं, तो आपने जो किया है गो अलोंग विद इट, बट दैट डजंट मेक, अगर थोड़ा सा फर्क आ रहा है कोई बात नहीं। मेन चीज है हम वो सीखे कि कर क्या रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। आप अपनी फाइल को सेव कर लीजिए और उसी पे काम कीजिएगा। आप एसपीएसएस की फाइल को सेव कर लीजिए एब्सोल्युटली। यहाँ पर ये सेकंड ऑप्शन देख रहे हैं, फ्लॉपी बनी हुई है, एसपीएसएस की डाटा फाइल में आइए, एसपीएसएस डाटा फाइल द टूल बार में जो सेकंड है फ्लॉपी का सिंबल देख रहे हैं, क्लिक ऑन दैट, ये सेव कर देगा आपके काम को। सॉरी, ठीक है जी। एक बार रिग्रेशन आउटपुट दोबारा देख लेते हैं। रिग्रेशन आउटपुट द फर्स्ट टेबल सेज डिस्क्रिप्टिव स्कोर, मीन निकालना है। सेकंड इज कोरिलेशन, ये वाली वैल्यू है हमारे काम की, एस मीन सेल्स, एस मीन प्राइस। दूसरे जो है ये इनकी सिग्निफिकेंस गिवन है, थर्ड में इनका एन गिवन है। थर्ड वेरिएबल एंटर्ड, ये हमारे किसी काम के नहीं। फोर्थ मॉडल समरी, आर स्क्वायर विल बी हेल्पफुल इन दैट 0.153, आर स्क्वायर इज हेल्पफुल इन दैट। वन एंड द सेम थिंग, ये ए 0.39 ए क्या है? ये क्या है, चेंज करता है। ए हमारा है प्रेडिक्टर, हमारा ये लिया है, रिमेंबर आर इज द रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई as well as y and x, isn't it? Now you have find out the correlation from regression. So it's told though the regression between x and y and x both are the same, but in this particular case you have taken this as the predictor and this as the dependent. Okay? Otherwise also it will be same, but आपने ऐसा काम किया है, ये आपको एक बार याद दिलवा रहा है। Sir, R square 0.153 and R 153 931. 931 नहीं 39 चेक करें 39। आप कैलकुलेटर पे सीधा 39 का स्क्वायर कर दीजिए तो भी इतना ही आ जाएगा। You have to note these two values. हाँ जी, आपको ये देखिए जो MS वर्ड में मैंने लिखा है, अब पहले ये बताओ आपको ये समझ आ रहा है या बिल्कुल ही नहीं समझ आ रहा? ये तो समझ में आ रहा है। अक्सर क्या होता है, देखिए कुछ साल पहले भी मेरा जैसे ही मैं बीटा देखता था मेरे दिमाग की खिड़कियाँ बंद हो जाती थी, मैं डर जाता था बीटा देखते ही ना, सिर्फ BETA देखते ही डर जाता था, ये कुछ होगा, ये मेरे समझ आ ही नहीं सकता स्टैंडर्डाइज्ड बीटा। यहाँ मैं समझने की तो बात ही नहीं कर रहा, मैं आपसे कह ही नहीं रहा आप समझो, मैं तो आप ये कह रहा हूँ कि आप देख के वैल्यू यहाँ लिख दो,
समझना नहीं, देख के वैल्यू लिखना है। आर यू एबल टू लुक वैल्यूज और नॉट? 1 मिनट में बता दूं फिर आपके पास आता हूं। जब फर्स्ट टेबल है इससे मीन स्क्वायर उठाया, दूसरी से कोरिलेशन उठाया, थर्ड से कुछ नहीं, इससे फोर्थ वेरिएबल मॉडल समरी से आर स्क्वायर उठाया, ओके, फिफ्थ से कुछ नहीं एनोवा से, एंड सिक्स्थ कोएफिशिएंट से कांस्टेंट 95 व्हिच आई एम सेटिंग एट द इंटरसेप्ट 95.56। आर कहां से आया? ऊपर एक कोरिलेशन टेबल है, आपके पास है या नहीं है? सर है कोरिलेशन टेबल। लुक आउट दिस वैल्यूज, दिस साइड में आर से लिखा है ऊपर ही। हाँ वो भी वही है। आप यहाँ अगर आर के पॉइंट पे बगल में देखें ये भी वही वैल्यू है 3 ओके 391 है। चलिए मैम ये लीजिए, सर इसमें माइनस का साइन लगा है। मुझे ऊपर माइनस दिखा था, अरे माइनस ही थी तो माइनस है। कोई बात नहीं। ओके ठीक है, ओके। अनोवा टेबल से कुछ नहीं लिया और लास्ट टेबल से इससे हमने कुछ वैल्यू ली है, कांस्टेंट वैल्यू दिस मच। इसका जो नाम है लिखा हुआ ऊपर अनस्टैंडर्डाइज बीटा और यहाँ लिखा है स्टैंडर्डाइज बीटा -0.39। अच्छा सबसे पहले तो मुझे ये बताओ ये 0.391 इवन यू हैव इंटरप्रेटेड इट इन नंबर ऑफ योर रिसर्च पेपर, निकालते कैसे? स्टैंडर्डाइज बीटा निकालते कैसे हैं? आपके पास दो हैं, एक सेल्स है एक प्राइस है, मैंने आपको दोनों दे दी, निकालो पास, निकाल के दिखाओ मुझे, कैलकुलेट करके दिखाओ 0.39 कैसे निकालें? अगर आपको ये समझ आ गया तो आपको बीटा का कांसेप्ट समझ आ जाएगा। हाँ बोलो बीटा क्यों? बीटा निकालना ही क्यों है? और इसी तरह एडजस्टेड आर स्क्वायर क्यों निकालना है बीटा? एडजस्टेड आर स्क्वायर क्या होता है, बीटा क्या होता है? आप एक बार दोनों पे गौर करना। देखो फाइनेंस वाले हमेशा एडजस्टेड आर स्क्वायर रिपोर्ट करते हैं, यस और नो? फाइनेंस के कितने लोग हैं? अच्छा कोई भी नहीं है। ओके, द पीपल ऑफ फाइनेंस ऑलवेज रिपोर्ट एडजस्टेड आर स्क्वायर। क्यों? एडजस्टेड आर स्क्वायर है क्या, मतलब क्या है? देखिए एडजस्टेड आर स्क्वायर का बड़ा सिंपल सा है, दैट्स व्हाई आई रेफर दैट बुक ऑफ आर्मी लेक्चर। 1800 सन कुछ समथिंग में एक आदमी ने कहा कि बुद्धि सुलझा दी मैंने सारी। अच्छा कैसे? बोले देखो कुछ भी देखो मैं बताता हूँ, मैंने एक ऐसा बनाया है अगले साल हमारी ग्रोथ रेट क्या रहेगी बता सकता हूँ मैं। कैसे भाई? उसने कहा कुछ नहीं, मैंने 100-150 वेरिएबल ले लिए, एक मैंने ले लिया जीडीपी जीएनपी ये और एक लंबी सी इक्वेशन बना दी जिसका आर स्क्वायर है 99.9 स्क्वायर। बुद्धि सुलझी? अब बताओ ये रखो और ये हो जाएगा। चलो भी करके दिखाओ, अगले साल किया उसका एक्चुअल आया नहीं 2%। तो लेकिन एक बहस शुरू हो, ये रिग्रेशन ने ऐसा मजाक क्यों किया उसके साथ? रिग्रेशन ने आर स्क्वायर 99% दे दिया और एक्चुअल में कुछ भी नहीं हुआ। स्टेशन ने काम किया, उन्होंने पाया कि आर स्क्वायर जो है वो एक्चुअली उसमें थोड़े से कुछ लैकोना। क्या लैकोना है? यू ऐड वन मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, आर स्क्वायर विल इंक्रीज। एक और ऐड कर दो, एक और ऐड कर दो, गार्बेज। आपके घर जाके करके देखना, कोई भी अपना एक्स लिखो, कोई भी वाई लिखो, आर स्क्वायर निकाल दो रिग्रेशन लगा के, कुछ भी जो दिल में आए आप लिख दो, एक नया वेरिएबल उसको ऐड कर दो एज इंडिपेंडेंट, आर स्क्वायर बढ़ जाएगा। एक और ऐड कर दो, आर स्क्वायर बढ़ जाएगा। दिस इज आर स्क्वायर, दिस इज नंबर ऑफ वेरिएबल। तो लोगों को खुद बनाने का बहुत अच्छा तरीका है। आपको अपना आर स्क्वायर बढ़ाना है, 5-7 और नहीं लिख दो, आर स्क्वायर बढ़ जाएगा। देन दे सेड ओके समथिंग मस्ट बी डन, समथिंग मस्ट बी डन। ये क्या हो रहा है? तो मजाक हो गया कि एक और नया और बढ़ गया और बढ़ गया, हमेशा बढ़ता जाएगा। सो दे सेड लेट्स ऐड ए करेक्शन फैक्टर। आर स्क्वायर में करेक्शन फैक्टर ऐड किया ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम। फार्मूला बुक्स में गिवन है, रिजल्ट मैं आपको बता देता हूं। ये है एडजस्टेड आर स्क्वायर, ये है आर स्क्वायर। एक लेवल के बाद नंबर 1 एडजस्टेड आर स्क्वायर मैक्सिमम आर स्क्वायर के इक्वल होगा या छोटा होगा? बड़ा नहीं हो सकता, एडजस्टमेंट है। नंबर 2 एक लेवल के हो जाएगा तो आप बोलते हो यार यहाँ बस यहाँ रुक जाओ, गेटिंग द पॉइंट। एक लेवल के बाद एडजस्टेड नहीं बढ़ेगा, आर स्क्वायर तो बढ़ता ही जाएगा, एडजस्टेड नहीं बढ़ेगा बल्कि कम होने लग जाएगा। जैसे ही आपको पता लगे कम होने लगा तो आप कहोगे भाई रुक जाएगा, ये ठीक नहीं सर। बना दिया, सन 1800 की बात है, एसपीएसएस तो था नहीं, एमएस एक्सेल भी नहीं था। तो लोग क्या करते थे,
अगर मेरे पास है y डिपेंडेंट वेरिएबल x1, x2, x3, x4, x5 इंडिपेंडेंट वेरिएबल, क्या करेंगे अब? सबसे पहले सबको पांचों को इंडिविजुअल करो, ठीक है, जिसका आर स्क्वायर मैक्सिमम 4 का मैक्सिमम आया, y इज इक्वल टू x4। अब पेयर पे काम करो, x4, x1, x4, x2, x4, x3, x4, x5, ये सबसे हाईएस्ट पेयर है। अब y इज इक्वल टू x4, x3, अब अगले पे काम करो, यही कर रहा हूँ मैं क्या कर रहा हूँ, नंबर ऑफ वेरिएबल इंक्रीज कर रहा हूँ, और कॉमन सेंस से जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पहले उसको लो, फिर अगला लो, फिर तीसरा लो, फिर लो, यही कर रहा हूँ मैं। तो यानी एक लेवल के बाद हम ये देखेंगे यार, जैसे ही नेक्स्ट फैक्टर आया x2, लेकिन इसके बाद जब मैंने x1 ऐड किया वहां पे कम हो रहा है, तो यहाँ पे स्टॉप कर दो, ये 3 इंपॉर्टेंट है। दिस मेथड इज कॉल्ड फॉरवर्ड मेथड ऑफ रिग्रेशन। सिर्फ यही मेथड यूज होता था। आज जब हमारे पास सॉफ्टवेयर हैं, हम सिंपल एक क्लिक करते हैं, यहाँ पर है मेथड, एंड बाय डिफॉल्ट द मेथड इज एंटर। जैसे ही एंटर की जगह आपने स्टेप वाइज किया, ये सारी गुत्थी आपने सुलझ ली, ऑटोमेटिकली जो बेकार है वो बाहर कर दिया, जो अच्छे हैं वो आपने रख लिए। ओके, नाउ व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ एडजस्टेड आर स्क्वायर? द सिग्निफिकेंस ऑफ एडजस्टेड आर स्क्वायर इज इट इज ए कंपैरेटिव मॉडल, इट्स ए कंपैरेटिव इंडिसेस। सिर्फ और सिर्फ दो के कंपैरिजन से ही आप बता सकते हो। देखिए मेरे जो पॉइंट ऑफ व्यू है, आर एडजस्टेड आर स्क्वायर से आप कुछ नहीं बता सकते until unless some additional figure is given to you। मैंने कहा मॉडल 1 है मेरा, जिसके अंदर मेरा एडजस्टेड आर स्क्वायर है 0.6, और मॉडल 2 के अंदर हो गया 0.64, इंप्रूव हो रहा है। मॉडल 3 के अंदर हो गया 0.61।